हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लड रिलेशंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिससे कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बेसिकली इंग्लिश में ही बताऊंगा, मतलब है मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक हिंदी में वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो इसके बेसिक होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। तो जो भी व्यूअर हिंदी में देखना चाहते हैं वो दूसरी वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इस वाली वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, वरना बेसिकली ये वीडियो इंग्लिश की जो हमारे टर्मिनोलॉजी होती है उसके हिसाब से मैंने ये बनाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात आती है वो डिफरेंट जनरेशन्स के कॉन्सेप्ट की आती है कि जो ब्लड रिलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली समझने वाला जो सबसे पहला फंडा है वो ये है कि हम ये जो जनरेशन हमने डिस्क्राइब कर रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमने बेसिकली थर्ड जनरेशन के रेफरेंस में ही कर रखी हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जैसे कोई पर्सन है थर्ड जनरेशन में, तो उसके रेफरेंस में हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे, देन थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, देन फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे, एंड देन फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। मतलब है कि कोई पर्सन हमारा है, ठीक है, तो उसके लिए जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी हम आपको वो बताएंगे। देन सेकेंड जनरेशन उसके रेफरेंस में क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। देन थर्ड जनरेशन उसके रेफरेंस में क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। फिर फोर्थ जनरेशन उस पर्सन के रेफरेंस में क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। देन फिफ्थ जनरेशन उस पर्सन के रेफरेंस में क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए अपने दिमाग में, माइंड में, कि एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में फर्स्ट जनरेशन क्या होगी, तो फर्स्ट जनरेशन उसके रेफरेंस में हो गई, मतलब उसके फादर और मदर के ऊपर वाली जनरेशन, मतलब है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन। तो वही कहने का यहाँ मतलब है कि थर्ड जो जनरेशन का जो पर्सन है उसके लिए जो फर्स्ट जनरेशन का पर्सन हो गया, वो उसके लिए ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड अंकल या ग्रैंड आंट कुछ भी हो सकता है। मतलब कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वही फर्स्ट जनरेशन सिग्निफाई कर रहे हैं उस थर्ड जनरेशन वाले पर्सन के लिए। ठीक है, तो वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी उसके पापा के पापा या मम्मी के पापा, तो ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। देन ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट भी हो सकते हैं। ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट हो सकते हैं जैसे कि उनके जो दादाजी हैं, जैसे उस पर्सन के जो ग्रैंड फादर है, उनका अगर कोई भाई है तो वो उस पर्सन के लिए ग्रैंड अंकल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पे हम थर्ड जनरेशन के रेफरेंस में मतलब समझ रहे हैं कि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ओके, देन बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो जब फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सेकेंड जनरेशन ऑटोमेटिकली थर्ड जनरेशन के पेरेंट्स हो जाएंगे। यानी कि थर्ड जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं, उस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पे उसके फादर हो सकते हैं, उसकी मदर हो सकती है, उसके फादर इन लॉ हो सकते हैं, उसकी मदर इन लॉ हो सकती है, उसके अंकल हो सकते हैं, उसके आंट हो सकती हैं, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो पर्सन है हमारा, तो इसके रेफरेंस में जो सेकेंड जनरेशन होगी वो उसके फादर मदर हो सकते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स। देन उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हो सकती है, यानी कि उसकी जो वाइफ है या फिर उसका हस्बैंड है, उसके पापा और मम्मी, फादर एंड मदर। ठीक है, देन उस पर्सन के अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, यानी कि उसके जो फादर हैं या मदर है उनके भाई बहन, उसके लिए आंट और अंकल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जनरेशन में आपको अभी एक ट्री डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि कैसे वहाँ पे इसका यूज़ होता है और कौन सी जनरेशन क्या सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, और फिर हम आप आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में हम उस पर्सन की ही बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के रेफरेंस में कौन कौन सी जो रिलेशंस हो सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। तो उस पर्सन के लिए थर्ड जनरेशन में, सेम जनरेशन में क्या हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, या उसके, अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड हो सकते हैं। तो वो डिपेंड्स।
ठीक है। फिर उसके अलावा उसके भाई हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, देन उसकी सिस्टर हो सकती है, देन उनके कज़न हो सकते हैं, देन उनके ब्रदर इन लॉज एंड सिस्टर इन लॉज हो सकते हैं। तो मतलब ये सारे जो रिलेशंस आएंगे हमारे थर्ड जनरेशन पैरेलल जनरेशन में उस पर्सन के आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन यहाँ पे सिग्निफाई करेगा उस पर्सन का बेटा या फिर बेटी, यानी कि सन और डॉटर को सिग्निफाई करेगा, या फिर उसके नेफ्यू और नीस को सिग्निफाई कर सकता है, यानी कि वो पर्सन अगर उसका चाचा है यानी अंकल है या फिर जो है आंट है, तो वो जो फोर्थ जनरेशन होगी वो उसके लिए नेफ्यू या नीस का काम करेगी। ठीक है। देन उसके सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं, यानी वो पर्सन जो है वो फोर्थ जनरेशन का फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हो सकता है, यानी कि फोर्थ जनरेशन उस पर्सन की सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ हो सकती है। ठीक है। देन हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे सिग्निफाई करेगा ग्रैंड सन को या ग्रैंड डॉटर को, क्योंकि उस पर्सन का यहाँ पे सन है, तो उस पर्सन के सन का सन जो हो जाएगा वो उसका ग्रैंड सन हो जाएगा। तो ये थर्ड जनरेशन की फिफ्थ जनरेशन ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले कर रही है। ठीक। तो ये 5 जनरेशन बेसिकली ब्लड रिलेशन की कॉन्सेप्ट में यूज होती है। एट मोस्ट 5 जनरेशन का ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आता है, लेकिन ज़्यादातर 3 या 4 जनरेशन के ही क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, या फिर 2 जनरेशन के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन का क्वेश्चन रेयरली आता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ट्री पहले बेसिक कन्वेंशन बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्री पे आएंगे। तो बेसिक कन्वेंशन जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिनोट करने के लिए, अलग अलग जो हमारे पर्सन हैं उनको डिनोट करने के लिए जो हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिग्निफाई कर रहा है सीधा सीधा मेल को। तो मेल कैंडिडेट को जो है हमारा यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक सिग्निफाई कर रहा है। ठीक। देन बात आती है फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल अगर कोई पर्सन है तो फीमेल पर्सन के लिए हम जो है सर्किल या एलिप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। सर्किल या एलिप्स का यूज़ हम करते हैं। ठीक। फीमेल के लिए हम सर्किल या एलिप्स का यूज़ करते हैं। ठीक। फिर बात आती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या जस्टिफाई करने के लिए अपने कन्वेंशन में ले रहे हैं? हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग कर रहे हैं सेम जनरेशन में, और किस लिए यूज़ कर रहे हैं? उनको ब्रदर या सिस्टर को सिग्निफाई करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब कहने का है जैसे हमारा यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर का यूज़ किया, यानी कोई मेल पर्सन है, तो अगर उसके साथ हमने यहाँ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और फिर यहाँ पे हमने एक सर्किल या एलिप्स ले लिया। देखिए हम यहाँ पे एक सर्किल या एलिप्स ले रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो पर्सन है मेल है ये इस पर्सन का ब्रदर है, और ये जो फीमेल है ये इस पर्सन की सिस्टर है। ठीक। तो यानी कि ये सेम जनरेशन में ब्रदर और सिस्टर को सिग्निफाई करने के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक। और अदर रिलेशंस इन्हीं जो सिंबल्स हैं इनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चंस जब आप करेंगे, क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, और एंड तक आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है। तो जिससे आपका ये ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक। और उसके अलावा साथ में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप और मजबूती से अपनी पकड़ इसको जो ये पोर्शन होता है हमारा इसमें बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नीचे आते हैं। फिर ये अगर ये यहाँ पे हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कपल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। कपल का मतलब हो गया या तो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मतलब है कि हस्बैंड वाइफ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे सामने, ठीक है, एंड देन एक सेकेंड, सपोज ये एक मेल है एंड एक फीमेल है। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे दोनों को डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे सिग्निफाई कर दिया तो कहने का मतलब है, अगर हमने ऐसे डिनोट करा है तो मतलब ये कहने का है कि ये जो पर्सन है ये इस पर्सन का हस्बैंड है, और ये जो पर्सन है वो इस पर्सन का की वाइफ है। ठीक है। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट सेम इससे चलेगा। ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन सिग्निफाई करता है हमारे सीधे सीधे डिफरेंट जनरेशन को। ठीक। जैसे यहाँ पे हमने ये यूज़ किया था
तो हम यहाँ से अगर एक नीचे लाइन बना दें और फिर एक यहाँ पे ऐसे पर्सन बना दें, ठीक, तो ये सिग्निफाई कर देगा कि इन दोनों पर्सन के नीचे वाली जनरेशन ये है। और क्योंकि हमने इन दोनों पर्सन से इसको अटैच कर रखा है वर्टिकल लाइन से, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ये इन दोनों पर्सन का जो सन है, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है तो सन है वो ये पर्सन है, ठीक है। तो इन दोनों पर्सन का सन जो है वो ये पर्सन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो हमारी वर्टिकल लाइन इसी चीज़ को सिग्निफाई करती है, ठीक। कन्वेंशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कन्वेंशंस को बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कौन से कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। वैसे मैं अपने क्वेश्चंस में जो मैं इन आगे आने वाली वीडियोस में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें मैं यही कन्वेंशन लेके चलूंगा। उसके अलावा अगर कोई कन्वेंशन मैं यूज़ करूंगा तो मैं आपको उस समय बता दूंगा, ठीक। वैसे ये बेसिक 5 कन्वेंशन मैं लेके चलूंगा और इसी से सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा, ठीक है। और आप भी हो सके तो अपने क्वेश्चन करने के टाइम अपना या तो एक अपना कन्वेंशन बना ले, अगर आपको कन्वेंशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये हमारे जो कन्वेंशन जो मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कन्वेंशंस बना सकते हैं, इसी कन्वेंशन से आप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको पूरी सहायता हो जाएगी कि किस तरीके से आप की जो 5 जनरेशन की जो मैंने पीछे बात करी थी उनका क्या मतलब था, वो यहाँ पे ट्री डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। देन ये वाला जो है हमारा ये हमारा सेकेंड जनरेशन है। देन ये वाला जो है हमारा ये थर्ड जनरेशन है जिसके रेफरेंस में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसी के रेफरेंस में हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आएगा फोर्थ जनरेशन, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आएगा फिफ्थ जनरेशन। तो ये हमारे 5 जनरेशन्स हैं और इन्हीं के रेफरेंस में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हम इसी की सहायता से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये थर्ड जनरेशन जो है हम इसके हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केवल रिलेशंस को बताने के लिए इस ट्री डायग्राम का प्रयोग किया, आपको जनरेशन समझाने के लिए इस ट्री डायग्राम का प्रयोग किया। ये एक समझ लीजिए एक ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक समझ लीजिए एक हमारी कल्पना आप समझ सकते हैं कि इमेजिनेशन समझ सकते हैं, इस तरीके से रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको कोई चीज़ का पार्ट दिया होगा, जैसे इतना दिया हो सकता है या इस तरीके से दिया हो सकता है, कुछ भी मतलब दिया होगा तो आपको वहाँ पे वो ऑन द स्पॉट आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जब बेसिक क्लियर होंगे, आपको जनरेशन का पता होगा कि कौन सी जनरेशन क्या सिग्निफाई कर रही है, तो आप इस क्वेश्चन जो चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको किस तरफ कैसे चलना है ये आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली आपको जनरेशन समझाने के लिए है, फीमेल और मेल में अंतर बताने के लिए है, देन रिलेशंस के अंतर बताने के लिए, इन सब के लिए मैंने इस ट्री डायग्राम का प्रयोग किया है, यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं किसी भी थर्ड जनरेशन के एक पर्सन को पकड़ूंगा, ठीक है। मैंने चलिए आशीष को पकड़ लिया है, ठीक। आशीष से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो आशीष है, मैंने आपको क्या बताया था, ये यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूज कर रहा हूँ, तो यानी एक कैंडिडेट हो गया हमारा मेल, ठीक है। तो ये हमारा मेल कैंडिडेट है। देन यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन इधर और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, ठीक। तो मतलब कहने का है कि जब हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो यानी कि वो ब्रदर और सिस्टर को सिग्निफाई करता है, ठीक। अब ब्रदर और सिस्टर आप कैसे बताते हैं, ब्रदर और सिस्टर आप स्क्वायर और इलिप्स की या सर्किल की सहायता से डिनोट करते हैं। तो जो है यहाँ पे हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी कि ये मेल कैंडिडेट है, यानी कि ये आशीष का मनोज क्या हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक। देन माया पे अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ इलिप्स बना हुआ है, ठीक। तो यानी कि माया क्या है, आशीष की सिस्टर है, ठीक है। तो ये हमारी फीमेल है, ये हमारी फीमेल कैंडिडेट है। तो मतलब ये तीनों जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दो ब्रदर एंड देन दिस माया इज सिस्टर ऑफ आशीष एंड मनोज, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड। फिर अब बात आती है यहाँ पे डबल, देखिए ये देखिए यहाँ पे डबल लाइन हमने हॉरिजॉन्टल की यूज की है। तो मतलब है कहने का कि माया इज, क्योंकि माया फीमेल है, राज जो है हमारा मेल है, ठीक है। राज हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स से यूज हम डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कि राज मेल है, ठीक। तो ये कहने का मतलब है कि क्योंकि हमने यहाँ पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करी है, ठीक। तो कन्वेंशन के हिसाब से क्या था, कन्वेंशन के हिसाब से यही था कि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम यूज कर रहे हैं तो जो हमारी ये रिलेशन है
वो जस्टिफाई करेगी कि ये दोनों कपल्स हैं, यानी कि माया जो है इज द वाइफ ऑफ राज, माया इज वाइफ ऑफ राज एंड राज इज हस्बैंड ऑफ माया। तो माया जो है राज की वाइफ है और राज जो है माया का हस्बैंड है। ठीक, तो चलिए मैंने इतना देख लिया। ठीक, अब मैं पहले ऊपर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो ऊपर की जनरेशन पे मैं चलता हूँ। ठीक, तो ऊपर की तरफ हम अगर जाएंगे, आशीष से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम पाएंगे कि अमित और रूही ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज हो रहा है, तो मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक, तो यानी अमित और रूही क्या है, पेरेंट्स हैं आशीष, मनोज और माया के। ठीक है, आशीष, मनोज और माया के पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन कनेक्ट कर रही है ऊपर जाके अमित और रूही पे। ठीक है, तो अमित और रूही पे जिस पे भी वो कनेक्ट करी जाती है लाइन, वो उसके पेरेंट्स को या फिर उनके सन को या इन चिल्ड्रन को सिग्निफाई करता है। तो क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर जा रहे हैं तो मतलब हम पेरेंट्स को ले रहे हैं। ठीक, हम पेरेंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पेरेंट की बात कर रहे हैं, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो पेरेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, और अगर हम नीचे आ रहे होते हैं तो हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नीचे आ रहे होते तो हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं तो हम पेरेंट की बात कर रहे हैं। तो अमित और रूही जो है आशीष, मनोज और माया के पेरेंट्स हैं, फादर और मदर हैं। ठीक, अमित फादर है, रूही जो है मदर है, आशीष, मनोज और माया की। ठीक, तो राज की अगर हम रेफरेंस में बात करेंगे तो राज के तो ये मदर नहीं हुए, वो फादर नहीं हुए, तो राज के लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये माया के पेरेंट्स हैं तो राज के ये जो हो जाएंगे वो इन लॉ हो जाएंगे, यानी कि फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हो जाएंगे। अमित विल बी फादर इन लॉ ऑफ राज, अमित जो है वो राज के फादर इन लॉ होंगे और जो रूही है वो जो है राज की मदर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये सिग्निफाई कर रहा है। ठीक, क्योंकि जिसके पेरेंट्स होते हैं अगर वो दूसरे पर्सन से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे राज से रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, इन अ इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे मतलब है कि वो राज जो है माया का हस्बैंड है, तो राज के लिए जो ये दोनों हो जाएंगे वो सास ससुर यानी कि फादर इन लॉ हो जाएंगे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, मैं बेसिकली हिंदी के टर्म्स कम ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी की वीडियो आपको अलग से बताऊंगा जिसमें मैं जो हिंदी के कन्वेंशंस होते हैं उसके हिसाब से पूरा बताऊंगा। जैसे कि हिंदी में जो भी सास ससुर, ठीक है, देन पति पत्नी और भाई बहन, इस तरीके के कन्वेंशन यूज होंगे, तो मैं वहाँ पे उस तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, बेसिकली मैं इंग्लिश कन्वेंशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं, आपको दो तरीके से दिए होते हैं, अक्सर इंग्लिश और हिंदी में दिए होते हैं, बैंकिंग एग्जाम में दिए होते हैं, यूजीसी नेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो और भी अदर्स एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं। मैक्सिमम एग्जामों में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं इसको ध्यान में रख के चल रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। देन क्वेश्चन भी मैं जब कराऊंगा तो दोनों इंग्लिश और हिंदी लेके कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, उनका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने इंग्लिश की वीडियो सेपरेट बनाई है, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स का टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हिंदी वाली वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, वो हिंदी वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसको हिंदी में सारे कन्वेंशन समझने हैं वो हिंदी वाली वीडियो में ही देख सकता है। ठीक, तो चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे राज के लिए, तो राज के जो है, क्योंकि ये माया के पेरेंट्स हैं तो राज जो है माया का हस्बैंड है, तो यानी कि ये राज के इन लॉज हो जाएंगे। ठीक है, तो राज के इन लॉज कौन है, अमित एंड रूही आर द इन लॉज ऑफ राज। ठीक, देन हम बात करते हैं करण की। ठीक, तो अब रूही के साथ यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है करण पे, एंड देन सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगी राजीव पे। ठीक है, अब आपको देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी मेल, तो ये दोनों मेल हैं, ये फीमेल है। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगी तो ये दो तीनों जो है एक दूसरे के भाई और बहन है, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये सब हैं। राजीव एंड करण आर ब्रदर्स ऑफ ईच अदर एंड देन रूही इज सिस्टर ऑफ बोथ करण एंड राजीव। राजीव और करण की रूही जो है वो सिस्टर है, और करण और राजीव जो है रूही के ब्रदर हैं। ठीक, अब बात होती अमित की, तो अमित क्या है, अमित रूही के हस्बैंड है, तो यानी कि
जब अमित रूही के हस्बैंड है तो अमित जो है डायरेक्ट रूप से करण और राजीव से कनेक्टेड नहीं है, तो यानी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो रूही से, अमित जो है रूही से कनेक्टेड है, तो यानी कि अमित जो हो जाएंगे वो करण और राजीव के इन लॉ हो जाएंगे, यानी ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करण और राजीव का जो है अमित ब्रदर इन लॉ है, और करण और राजीव अमित के ब्रदर इन लॉ है। मतलब अमित, Karan and Rajiv are the brother-in-law of Amit, and Amit is brother-in-law of Karan and Rajiv। ठीक है, देन गीता की अगर हम बात करें तो गीता राजीव की पत्नी है। ठीक है, गीता इज द वाइफ ऑफ राजीव, सो गीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ करण, गीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रूही, एंड गीता इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ अमित। ठीक है, तो इन सब के सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे जब कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, यानी सेम ब्लड से नहीं आ रहा होता है, तो वो वहाँ पे लॉ लग जाता है, यानी इन लॉ लग जाता है। यानी कहने का मतलब है कि गीता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट राजीव, करण और रूही से नहीं जुड़ी हुई है, उनके सेम ब्लड से नहीं संबंधित है, उनके सेम पेरेंट्स नहीं है, तो यानी कि वो इन लॉ हो जाएंगी राजीव को छोड़ के बाकी सबकी। तो राजीव की क्योंकि वो वाइफ है, तो राजीव को छोड़ के बाकी सबके वो ब्रदर सिस्टर इन लॉ हो गई। तो गीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ करण, रूही एंड अमित, एंड द सिमिलर वे, सेम वे अमित इज ब्रदर इन लॉ ऑफ करण, राजीव एंड गीता। ठीक, तो इन सबके ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं। ठीक है, तो यही जो बेसिक चीजें हैं यही आपको समझनी चाहिए, कन्वेंशंस किस हिसाब से क्या चलते हैं, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ देता है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है हाउ इज अमित रिलेटेड टू गीता। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है बेसिक चीज की जो है गीता जो है क्योंकि राजीव की पत्नी है, और अमित क्योंकि राजीव का पति है, यानी गीता जो है राजीव की वाइफ है, और अमित जो है वो रूही के हस्बैंड है। तो इस संबंध से, इस बाय दिस रिलेशन जो है वी कैन से दैट गीता एंड अमित आर इन लॉज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन लॉज हो जाएंगे। गीता विल बी सिस्टर इन लॉ ऑफ अमित, एंड अमित विल बी ब्रदर इन लॉ ऑफ गीता। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम एक और जनरेशन ऊपर की। तो जब हम एक और जनरेशन ऊपर गए तो करण, रूही और राजीव के जो फादर और मदर है वो निकल के आए रोहन और रितु। ठीक है, तो रोहन इज फादर ऑफ करण, रूही एंड राजीव, रितु इज फादर ऑफ मदर ऑफ रूही, करण एंड राजीव। ठीक, तो जब ये इन तीनों के फादर मदर हैं तो ऑटोमेटिकली आशीष के ये ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो रोहन इज ग्रैंड फादर ऑफ आशीष, एंड रितु इज ग्रैंड मदर ऑफ आशीष। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आती है मेटरनल और पैटर्नल की। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर पूछा गया है आपसे कि हाउ इज रोहन रिलेटेड टू आशीष, ठीक, क्वेश्चन में अगर दिया गया है ग्रैंडफादर, ठीक, और कहीं भी ये मेंशन नहीं है पैटर्नल मैटरनल ग्रैंडफादर, तो मतलब है कहने का कि वो ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी कि रोहन विल बी ग्रैंडफादर ऑफ आशीष। ठीक, लेकिन अगर ये दिया गया है पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब आप समझिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है कि जो फादर से रिलेटेड होता है, मतलब जो फादर के पापा होंगे वो हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। जैसे सपोज आशीष के कोई यहाँ पे पिताजी दिए होते, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे आशीष के पिताजी दिए होते, फादर दिए होते, ठीक, यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे पिताजी फादर दिए होते, देन आशीष के जो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते वो दिस पर्सन होते हैं। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आशीष के जो फादर के जो फादर है वो नहीं दिए हैं, बल्कि आशीष के जो मम्मी के फादर हैं रोहन वो दिए हुए हैं, तो यानी कि आशीष के ग्रैंडफादर रोहन हैं, लेकिन कौन से ग्रैंडफादर हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे आशीष के। ठीक, रोहन मैटरनल ग्रैंडफादर है, सिमिलरली रितु जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है जो है आशीष की, सिमिलरली मनोज की एंड माया की। ठीक, और अगर हम राज की बात करें तो उनके लिए भी वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का ही काम करेंगे। अगर राज और रोहन से रिलेशन पूछ दिया जाए तो यहाँ पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का ही काम करेंगी। अगर इन लॉज मेंशन है तो
वैसे तो इस तरीके का इन डेप्थ इतना डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दिया जाता है तो वो इन लॉ ही कहलाते हैं, ठीक है। वो हम आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ठीक। तो अगर माया का पूछा है तो वो इन लॉ है, सॉरी ग्रैंडफादर है। आशीष का पूछा ग्रैंडफादर, मनोज का पूछा ग्रैंडफादर। रितु की अगर बात करें तो रितु का अगर पूछा है हाउ इज रितु रिलेटेड टू मनोज, आशीष और माया, then we can say Ritu is grandmother of Manoj, Ashish और माया, and in the similar way also of Raj, ठीक है। तो राज के भी वो ग्रैंड मदर का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो वास्तविकता में ग्रैंड मदर नहीं है, वो इन लॉ ग्रैंड मदर कही जाएंगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है इन लॉ ग्रैंड मदर करके, ऐसा कोई टर्म मेंशन है, देन आप वहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में केवल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर दिया है, देन आपको ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के साथ ही जाना होगा, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन है जैसे पैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर्नल ग्रैंड फादर, तो वहाँ पे आपका यहाँ इस केस में मैटरनल ग्रैंडफादर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब वो क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो और आपको क्लियर होगा। वैसे मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। मैटरनल मतलब मदर से रिलेटेड, मदर के जो फादर मदर है वो मैटरनल ग्रैंडफादर, और जो पापा की जो यानी फादर की जो फादर मदर है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर कहलाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं ज्ञान की। तो ज्ञान क्या है, रोहन के ब्रदर हैं। देन कृति क्या है, कृति रितु की सिस्टर है, ठीक। तो यानी कि ये आपस में क्या हो गया, रितु और ज्ञान जो है इन लॉज हो गए। रितु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ज्ञान, कृति इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ ज्ञान, कृति इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहन, ठीक। इन अ सिमिलर वे ज्ञान इज ब्रदर इन लॉ ऑफ रितु, ज्ञान इज ब्रदर इन लॉ ऑफ कृति, ठीक। क्योंकि ये जो है आपस में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक, इनके थ्रू रिलेटेड है, मतलब हस्बैंड वाइफ के थ्रू रिलेटेड है, इसलिए जो है ये ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब हम बात करते हैं ज्ञान और कृति की। तो ज्ञान और कृति यहाँ पे इनके लिए अमित, रूही, करण, राजीव एंड ऑल के लिए क्या रोल प्ले करेंगे, ठीक। तो ज्ञान जो है वो यहाँ पे करण, रूही और राजीव के लिए जो है अंकल का काम करेंगे, पैटर्नल अंकल का काम करेंगे। या तो आप कह सकते हैं रोहन ज्ञान इज पैटर्नल अंकल ऑफ करण, रूही एंड राजीव, और यू कैन से सिंपली दैट ज्ञान इज अंकल ऑफ करण, रूही एंड राजीव, ठीक है। तो ज्ञान इज जो है अंकल, अगर मेंशन है पैटर्नल अंकल देन पैटर्नल अंकल, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो मेंशन है उस हिसाब से आपका आंसर होगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर कृति की बात की जाए तो कृति क्या हो जाएगी, कृति हो जाएगी हमारी यहाँ पे आंट ऑफ, मैटरनल आंट ऑफ करण, रूही एंड राजीव, या फिर सिमिलरली वी कैन से, सिंपली वी कैन से आंट ऑफ करण, रूही एंड राजीव। क्वेश्चन पे अगर मेंशन है स्पेसिफिकली कि मैटरनल आंट है या पैटर्नल आंट है, अगर ये पूछना चाह रहा है एग्जाम में, देन आपको मैटरनल आंट के साथ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मदर की सिस्टर है, ठीक, इसलिए वो मैटरनल आंट हो जाएगी, ठीक है। अगर रितु और रोहन की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू अमित एंड गीता, देन क्या होगा, तो अमित के जो है ये फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, इन द सिमिलर वे गीता के भी ये फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं होता है एग्जाम में कि अंकल इन लॉ या आंट इन लॉ, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अगर कोई रिलेशन ऐसा आ रहा है तो आपको सीधा अंकल या आंट ही ऑप्शन में दिया होगा। तो ज्ञान इज अंकल ऑफ अमित आप कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, वैसे तो पूछेगा ही नहीं, इस तरीके का रिलेशन नहीं पूछता है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दिया जाए तो ऑप्शन में अंकल और आंट दिया होगा, उस हिसाब से आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वो क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको और बेसिक क्लियर होगा। यहाँ पे बेसिक्स जो रिलेशन है वो आपको समझना सबसे जरूरी है कि बेसिक्स रिलेशन क्या है। जैसे कि ज्ञान जो है रोहन के ब्रदर हैं, इसीलिए जो है ज्ञान जो है अंकल ऑफ करण हो जाएंगे, ठीक। अब बात आती है नेफ्यू और नीस की। तो करण विल बी नेफ्यू ऑफ ज्ञान एंड रूही विल बी नीस ऑफ ज्ञान, ठीक। सिमिलरली राजीव विल बी नेफ्यू ऑफ ज्ञान। इन द सेम वे राजीव एंड करण विल बी नेफ्यू ऑफ कृति एंड जो है रूही विल बी नीस ऑफ कृति, ठीक। तो नीस जो है वो बताता है फीमेल को, और जो नेफ्यू है वो बताता है मेल को, ठीक है। अंकल बताता है मेल को, आंट बताता है फीमेल को। इन द सिमिलर वे नेफ्यू डिनोट्स फॉर मेल एंड देन नीस डिनोट फॉर फीमेल, ठीक। और फिर अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नैन्सी, आरती, ठीक, सैम, इनकी, ठीक। तो राजीव और गीता के जो हैं ये दो
daughters हैं. Nancy and Aarti are the daughters of Rajiv and Geeta, ठीक. And Sam is the husband of Nancy. So since Sam is husband of Nancy, then Sam will be brother-in-law of Aarti, ठीक है. क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है आरती से, थ्रू नैन्सी रिलेटेड है, इसलिए ब्रदर इन लॉ ऑफ आरती हो जाएगा, ठीक. फिर सैम की अगर हम बात करें तो सैम विल बी जो है सन इन लॉ ऑफ राजीव एंड गीता, ठीक. तो सैम जो है राजीव और गीता के सन इन लॉ हैं, ठीक. फिर अब हम बात करते हैं जॉय की. तो जॉय जो है वो सैम और नैन्सी का बेटा यानी कि सन है, ठीक. तो जॉय के लिए जो है राजीव जो है ग्रैंडफादर है. अब हम बात करते हैं रोहन की. तो रोहन क्योंकि राजीव के फादर हैं और राजीव जो है जॉय के ग्रैंडफादर हैं, तो इस प्रकार रोहन जो है जॉय के ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक. ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जॉय, रोहन विल बी ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जॉय, ठीक. गीता इज ग्रैंड मदर, रितु इज ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ जॉय, ठीक. तो इस तरीके से रिलेशन डिनोट होते हैं, ठीक. अब हम बात करते हैं कजन्स की, ठीक. तो कजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पे ये देखिए, नैन्सी आरती आर सन ऑफ राजीव, ठीक. देन रूही के सन कौन है? आशीष, मनोज एंड माया, ठीक. तो ये तीनों जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को डिनोट कर रहे थे और इनके बेटे यहाँ पे डॉटर्स यहाँ पे नैन्सी आरती हैं और फिर इनके जो सन्स हैं वो मनोज, आशीष हैं एंड देन जो डॉटर है वो माया है. तो यानी कि मनोज, आशीष और माया जो है वो कजन है किसके? नैन्सी और आरती के. सेम जो है थर्ड जनरेशन में जब हम बात करेंगे तो कजन कहाँ से आएगा? कजन आएगा हमारा चचेरी, यानी कि जो हमारे अंकल के जो या आंटी के जो बेटे बेटी होंगे वो हमारे कजन हो जाएंगे, ठीक. तो आशीष के राजीव अंकल के जो बेटी है नैन्सी, वो आशीष की सिस्टर इन लॉ सॉरी कजन हो जाएगी, ठीक है. सिमिलरली आरती जो कि राजीव की बेटी है, ठीक है, जो कि राजीव जो है आशीष और माया और मनोज के अंकल हैं, तो इसलिए आरती जो है कजन हो जाएंगी माया, आशीष और मनोज की, ठीक. तो इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक. अब हम नीचे आते हैं तो सूरज की हम बात करेंगे. तो सूरज माया और राज का बेटा है. देन चांदनी जो है वो वाइफ ऑफ सूरज है. तो चांदनी के लिए जो है माया मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक. मदर इन लॉ हो गई और राज फादर इन लॉ हो गया. और सूरज के लिए अगर हम बात करें तो जो है ये फादर है, राज और माया मदर है. देन अमित और रूही जो है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है. देन रोहन और रितु की अगर हम बात करें तो सूरज के लिए वो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर है. इन द सिमिलर वे सूरज के लिए जो है ग्रेट ग्रैंड अंकल ज्ञान है और सूरज के लिए ही ग्रेट ग्रैंड आंट जो है वो कृति है, ठीक है. तो इस तरीके से रिलेशंस हैं, ठीक है. इस तरीके से रिलेशन बन रहे हैं, ठीक. आप यहाँ पे समझ सकते हैं. देन हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन शान पे, ठीक. तो चांदनी और सूरज का जो बेटा है वो शान है. तो शान के लिए जो सूरज है वो फादर है. देन राज जो है वो ग्रैंड फादर है. देन अमित जो है वो ग्रेट ग्रैंड फादर है. देन रोहन जो है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है. और इसी प्रकार से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल जो है वो ज्ञान है. पर इतना लंबा रिलेशन क्वेश्चन में नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 का ही रिलेशन आता है. ग्रेट ग्रेट का टर्म नहीं आता है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड तक का टर्म आता है, ठीक. तो ये थे आपके कन्वेंशन जो मैंने आपको बता दिए. हॉरिजॉन्टल, देन सर्कल या इलिप्स, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल, देन सर्कल और इलिप्स, देन हॉरिजॉन्टल, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन. ये सारे सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं, किस तरीके से रिलेशंस को बताया जाता है, ठीक है. तो इतना पार्ट आप ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपके रिलेशन जो बेसिक होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से कौन से रिलेशन क्या बनाते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा. कज़न क्या होते हैं, देन इन लॉज क्या होते हैं, ये सब आपको इस ट्री डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक. तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना आप जो है एक बार हिंदी वाली वीडियो भी हमारी फॉलो कर सकते हैं. उसमें भी मैंने आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, ठीक. यही सब चीज़ है मैंने बिल्कुल हिंदी में बता रखी है, ठीक. तो आप उसको भी दोबारा से देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक. तो कन्वेंशन आपको कैसे लेके चलने हैं वो आपके ऊपर है. मेरे कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम है कोई, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. आप अपने कन्वेंशन भी बना सकते हैं जैसे आपको सहूलियत हो, ठीक. ये जनरेशन्स आपको समझ में आनी चाहिए. ये जनरेशन मैंने आपको बता दी है. इस जनरेशन का काम बस इतना ही आपको बताना था कि जो है कि कौन सी जनरेशन क्या सिग्निफाई कर रही है, मतलब किस जनरेशन का पर्सन किस
जनरेशन के पर्सन के लिए क्या रोल प्ले करेगा, यानी थर्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट क्या रोल प्ले करेगा, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फिफ्थ क्या रोल प्ले करेगा। तो ये समझाने का मतलब ही यहाँ पे जनरेशन की बात करना था। वैसे जनरेशन का कोई खास यूज़ नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपके दिमाग में ही सारी इमेजेस बन जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने के बाद और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अब अगली वीडियो में मैं आपको बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, ठीक। फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल के, देन इजी लेवल के, देन मॉडरेट लेवल के, एंड देन डिफिकल्ट लेवल के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको अलग से प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप और जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें बुक से, या जो भी आपके पास सोर्सेस हैं आप उसकी सहायता से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्वेश्चन कराए गए क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, आपको जो है आपके एग्जामिनेशंस में भी वो फ़ायदा पहुंचाए। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जामिनेशंस के ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे, देन यूजीसी नेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, देन और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएसयू में भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे अदर एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन पिक करके आपके लिए लेके आऊँगा। तो क्वेश्चंस वो रहेंगे, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे जो बुक्स से होंगे, ठीक। तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारी जो नई वीडियो, अगली वीडियो जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।